हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम क्लास 12th फिजिक्स के 10 ऐसे क्वेश्चंस हम आपके सामने रखने वाले हैं जो मोस्ट वीवीआई है, जिसकी डिमांड हर एक साल काफ़ी बार की जाती है। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा क्लास होने वाला है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई होप कि इस क्लास को पूरा करेंगे स्टार्टिंग टू एंड तक। तो चलिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक टॉपिक पर हम डिस्कस कर ले। हमारी टीम संजीवनी बैच लेकर आ रही है और इस बैच की डिमांड लगभग पिछले 2 महीने से हो रही थी। और इस बैच में 2 से 3 महीने पढ़कर आप एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो, 80% मार्क्स क्लास 12th में ला सकते हो। इसके अंदर गैसिंग नोट्स, टेक्स्ट बुक, टेस्ट सीरीज, मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर, एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। इसके अंदर कोई लाइव क्लास नहीं होगा, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करिए, नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सअप दिख रहा है, अभी से ही एडमिशन शुरू है। आप नामांकन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच की खासियत यह है कि इसकी फीस मात्र 499 रुपया रखी गई है 25 अक्टूबर तक। उसके बाद अगर आप चाहें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी फीस सीधे बढ़ के हो जाएगी 800 रुपीज, ठीक है। तो हम आपको एकदम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि संजीवनी बैच को ज्वाइन करें, कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको यहां से मिलेगा। इसके अंदर कोई लाइव क्लास नहीं होगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा, सिर्फ गैसिंग नोटबुक इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसे पढ़कर आप एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। बोर्ड के बाद ये बच्चा अगर कोई ये वीडियो देखे एज ए रिकॉर्डेड, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बहुत बढ़िया, जैसे मान लो जनवरी में देख रहा है, दिसंबर में देख रहा है, फरवरी में अगर 2000 अगले साल के लिए वो करे, तब भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने 10 महत्वपूर्ण फिजिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी डिमांड हर साल बोर्ड की परीक्षा में की जाती है, और ये सारे बिल्कुल अपने हाथों से मैंने लिखा है। सबसे पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सवाल जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। देखो भाई माय डियर स्टूडेंट्स, हम जितने भी क्वेश्चन आज बताएंगे वो सभी के सभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई होंगे। तो सबसे पहला 10 क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के क्या क्या गुण है। सबसे बड़ा सवाल, ये क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, आवेश के गुण है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। कहा गया है कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। सिंपल सी बात है कि एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पूछने की बात ही नहीं, सबको पता है। आवेश एक अदिश राशि है। कैसी, आपने पढ़ा होगा 11th में स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो आवेश कैसी राशि है, एक का परिमाण होता है, एक का परिमाण और दिशा होता है। स्केलर और वेक्टर में आपने पढ़ा था, अदिश और सदिश में। तो आवेश किस तरह की राशि का उदाहरण है, एक अदिश राशि का उदाहरण है। यहां से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहां से मिलेंगे। तीसरा है आवेश संरक्षित होता है, उसको एक से दूसरे एरिया में, मानकर चलो एक वायर में आवेश जा रहा है, तो आप उसको एक से दूसरे में संरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं ऑब्जर्व करके। तो आवेश संरक्षित होता है। आवेश जो है, आवेश एडिशनल प्रपोजल ऑफ टाइप, जिसको बोलते हैं आवेश का योगात्मक गुण जो है ये प्रदर्शित करता है। आवेश जो है वो अपना योगात्मक गुण जो है उसका पालन करता है। पूछेगा सर आवेश किस तरह के गुण का पालन करता है, तो हम कहेंगे सर आवेश जो है, चार्ज जो है वो योगात्मक गुण का पालन करता है। बच्चों ये बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया एरिया को हम कवर कर देंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश जो है वो क्वांटमीकृत होता है। Q इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। इसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा हमसे कि सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो आवेश जो है वो क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। और आवेश जो है, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसे इनोवेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का अचरता का गुण कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, इन्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो सवाल कहा गया कि आवेश का परिमाण जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का जो परिमाण है वो वेग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आवेश का अचरता का गुण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश की अचरता का गुण कहा जाता है। क्योंकि आवेश का परिमाण जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेग के ऊपर डिपेंड। यहां से ये क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन होगा ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4-5 MCQs देखने को मिल रहा है कि भाई सर जी आवेश किस प्रकार के गुण का पालन नहीं करता है। तो सॉरी, आवेश जो है वो योगात्मक गुण का पालन करता है, करता है। और आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि इसे हम आवेश, इसे क्या कहा जाता है, इसे आवेश की अचरता का गुण कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि आवेश जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, स्थानांतरीय होता है, मतलब एक से दूसरे में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आवेश क्या होता है, स्थानांतरणीय होता है, ट्रांसफरेबल होता है। और यहाँ देखिए कि आवेश का
अस्तित्व जो है वो द्रव्यमान के बिना संभव नहीं, मतलब आवेश जहां है वहां मास होना चाहिए, ठीक है। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं, परंतु द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना पॉसिबल है। मतलब सीधे सीधे अगर कहिए कि चार्ज जहां है वहां मास का होना बहुत जरूरी है, चार्ज जहां है वहां मास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां मास है जरूरी नहीं कि वहां पे चार्ज हो। यानी याद रखिएगा कि आवेश का अस्तित्व जो है वो द्रव्यमान के बिना पॉसिबल नहीं है, परंतु द्रव्यमान का अस्तित्व जो है वो आवेश के बिना पॉसिबल है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन, चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप का लिंक है, जहां पे आप संजीवनी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, ठीक है, आजकल में। तो जहां पे संजीवनी बैच को आप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए और हमारे ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ आपको हमारा सब कुछ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिख जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। दूसरा सवाल, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना। अभी अभी हमने बोला कि भाई एक का अस्तित्व दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं, लेकिन दूसरे का अस्तित्व जो है वो आवेश के बिना पॉसिबल। यानी जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान है वहां पे आवेश होना ही चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए मानकर चलिए दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना। तो आवेश के बारे में हमने लिखा है कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अरे भाई आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन द्रव्यमान वजन, किसी व्यक्ति का वजन कुछ नहीं तो भाई 0 kg होगा, लेकिन माइनस में तो नहीं कह सकते कि आपका वजन -3 kg हो, -4 kg हो। यानी पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट कि आवेश जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का, लेकिन मास द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा शून्य हो जाएगा, लेकिन ठीक है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। आवेश संरक्षित होता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। आवेश जो है उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान को ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जितनी बॉडी है, सॉरी जितना पावर है, वो पावर आपके अंदर हाथ पकड़ के ऐसे दे दे दूसरे को, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्लियरली समझिएगा कि आवेश को एक से दूसरे में डाल सकते हैं, स्थानांतरणीय होता है, लेकिन द्रव्यमान ऐसा नहीं। जैसे मानकर चलो हमारी जो शक्ति है कि हम अपनी शक्ति दूसरे आपको दे सकते हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो चार्ज आएगा वो हम चाहेंगे आपको टच करके पकड़ के, आपको जो है अगर हम ऐसे 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 हिल रहे तो आपको भी हिला देंगे, ठीक है। तो सिंपल समझिएगा कि आवेश संरक्षित होता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवेश का जो कण है वो द्रव्यमान, क्योंकि इसका तो परिमाण नहीं होगा भाई, इसका तो कण होगा, तो आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कण जो है आवेश का कण का द्रव्यमान जो है, यानी आवेश का द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। इसमें कहा कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कि आवेश की जो वैल्यू है द्रव्यमान के बिना कुछ नहीं, लेकिन द्रव्यमान का जो अस्तित्व है वो आवेश के बिना संभव है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। पांचवा हमने लिखा कि आवेश क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटमीकृत होता है, Q = +- यानी, लेकिन मास जो होता है ये क्वांटाइजेशन नहीं, तो क्वांटमीकृत नहीं होता है, यानी Q = +- यानी जो है ये आवेश होगा, द्रव्यमान नहीं होगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। कूलम के नियम की सीमाएं। जितने भी क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए भाई, एक से एक मसाला तैयार करके लाए हैं आपके लिए। तो चलिए, कूलम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की सीमाएं। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कूलम के नियम की क्या क्या सीमाएं। ये तीसरा क्वेश्चन है। कूलम का नियम जो है केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ठीक है। टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सा छोटा सा पिद्दी सा होता है जिसके आ जाने से उसके आवेश के मास और द्रव्यमान, परिमाण और वेग पर कोई निर्भर नहीं पड़ता। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि आवेश के लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में सबसे पहले हमने बोला कि आवेश का नियम जो है वो केवल बिंदु आवेश, टेस्ट चार्ज के लिए जो है वो मान्य है, ठीक है। इसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं। और दूसरा कहा गया कि कूलम का नियम जो है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य। मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1 में, व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो तो उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते हैं। लेकिन जब आवेश बढ़ रहा हो, मैंने ये भी पढ़ाया था कि आवेश जब रुका हुआ हो तो आवेश सिर्फ विद्युतीय बल उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आवेश जब गतिशील हो तो विद्युतीय के साथ साथ वो चुंबकीय बल भी उत्पन्न करता है। तो वही हमने कहा कि कूलम का नियम जो है केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, लेकिन फिर हमने कहा कि कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। मतलब जब आवेश रुका हुआ हो तो हम कूलम के नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब आवेश गतिशील हो जाए, गतिशीलता प्रदान करते, गतिमान हो जाए, तब वहां पे कूलम का नियम पालन नहीं करेगा। कूलम की अपनी सीमाएं जो है, कूलम का जो अपना नियम है वो भंग हो जाएगा, ठीक है। कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है भाई, किस माध्यम से हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कूलम का नियम। इसके बाद कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 सेंटीमीटर से कम हो तो कूलम का नियम जो है अपनी वैधता खो देता है। कितने से कम? 10⁻⁻15 से अगर कम हो। हमने कहा कि अगर
कूलम्ब का नियम, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, मानकर चलो कि दो आवेश कुछ इस तरह से है, दो आवेश मानकर चलो कि एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, यानी 10⁻⁻16 हो जाए, -17 हो जाए, -18 हो जाए, तो यहां पर जो है कम हो तो कूलम्ब का नियम जो है अपनी वैधता, अपनी वैल्यू, अपना रेपुटेशन, अपना सम्मान जो है वो खो देता है, वो कूलम्ब का नियम वहां पे पालन नहीं करेगा। पूछेगा आपसे एज ऑब्जेक्टिव कि बताओ जी कि दो आवेशों के बीच की दूरी को जो है वो कितना कम कर दे, कितना से कम हो जाए तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है। कहेंगे सर 10⁻15 मीटर से अगर 10⁻−15 मीटर से अगर कम हो तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है, अपनी रेपुटेशन, अपनी वैल्यू जो है वो खो देता है। जस्ट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जस्ट 10 से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड आप मेरा वेट कर लीजिए, फिर से हम वहीं पे क्लासेस शुरू करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा 10 से 15 सेकेंड आप हमारा वेट कर लीजिए। देखिए ये एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी भी बंद होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक के कारण ऐसे हो जाता है कभी कभार। जैसे आपने कभी घर पे ट्यूब, जैसे आप देखते हैं कि कभी टीवी चलाते जाते अगर लाइन कटी, इन्वर्टर है, फिर भी बंद हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो वो उसका ये असर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ 10 सेकंड, ताकि आप हमारे साथ एकदम कंटिन्यू जुड़े रहे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और 15 सेकंड काफ़ी है इसको फिर से वापस आने में, 15 सेकंड अभी से जोड़ के रखिएगा। बस ये पैनल अब खुल चुका है 10 सेकंड में, अब हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, मास एंड द्रव्य, आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए आवश्यक है। एक बार दिक्कत हो तो एक बार आप अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए, अपना बुक उठाकर देखिए, अपना प्रीवियस ईयर्स जो है वो निकालिए, फिर देखिएगा आपको पता चलेगा कि हाँ भाई राहुल सर क्या पढ़ा रहे हैं। और मैं एकदम बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ, अपने तरफ से दिल खोल के बोलता हूँ कि कुछ करे या ना करे, एक बार संजीवनी बैच जरूर ज्वाइन करिए। उसके अंदर कोई लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, लेकिन जो उसके अंदर हम मसाला देंगे, जो उसके अंदर हम नोटबुक देंगे, ये पूरी टीम ने इतनी दिन रात मेहनत करके बनाई है वो नोट्स, और उस नोट्स को हम आपको देंगे और उसको पढ़ के उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि क्या सर हम वीडियो को, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा वादा रहा आपसे, अगर नोट्स डाउनलोड नहीं होगा, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, तो पैसा जो है आपका जो भी है वो वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब बोल दिया है कि आप कर सकते हैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए। कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक होता है भाई, सॉरी नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता है। कूलम्ब का नियम जो है यूनिवर्सल, सार्वत्रिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये बहुत स्पेशल क्लास है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से रख दिया। सवाल बहुत बेहतरीन है भाई, डिमांड भी बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन की है मार्केट में। बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सारे टीचर ये प्रीफर करेंगे आपको कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। हमने कहा कि विद्युतीय बल में आकर्षण, विद्युतीय बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है। आपको अगर किसी वायर से धारा प्रवाहित हो रही है तो पहले जब आप उसको छूइएगा ना, तो पहले आपको सटाएगा, ठीक है, मजा देगा, आपको इंटरटेनमेंट देगा, और फिर जैसे ही काम हो गया ऐसा फेंकेगा ना 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर तो नहीं, 10 मीटर पक्का बोल सकते। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो विद्युतीय बल जो है पहले सटाएगा फिर हटाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, विद्युतीय बल जो है वो पहले सटाएगा, मजा देगा, और फिर सजा देगा, यानी हटा देगा। देखते हैं अगर नंगी वायर को छूइए ना 10 सेकंड के लिए, पहले तो सट जाएगा आपके हाथ में, फिर ऐसा झटका मारेगा। वही हुआ कि विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों। गुरुत्वाकर्षण, चुंबक में क्या है, अपनी ओर खींचेगा, फेंकना नहीं होता है, वो आपको ऐसे धक्का नहीं देगा कभी नहीं, ज्यादा ज्यादा या तो खींच सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। इस विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल को कौन सा माध्यम है उससे कोई मतलब नहीं। तो विद्युतीय बल किस, देखो अगर पानी से धारा प्रवाहित कर लिया, मानिए कि पानी में अगर डालते हैं वायर, नंगी वायर, तो कितना पूरा स्पीड में, अगर किसी ठोस में डालते हैं तो स्लो, मतलब ठोस द्रव गैस के ऊपर डिपेंड करता है या माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। तो विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मान है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक है, तो सिंपल सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है विद्युतीय बल के मान से
कम होगा, जब ये अधिक है तो वो कम होगा, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि विद्युतीय बल सार्वत्रिक नहीं होता है, भाई हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो यूनिवर्सल सार्वत्रिक होता है। यहाँ पर हमने कहा कि विद्युतीय बल आवेश के कारण होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण होता है, मास के कारण होता है। विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण, आवेश के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण जैसे मानकर चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे, ये मैग्नेट वाला टॉपिक नहीं मुझे बोलना चाहिए था, मैंने एक वर्ड गलत यूज। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो पृथ्वी अपने अपने ओर हमें खींच रही है, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हमारे अंदर वजन ना हो, जैसे मानकर चलो कि एक कागज को, अगर हम इस कागज के टुकड़े को ऐसे फेंकते हैं, ये कागज का टुकड़ा है, तो देखो कितना धीरे धीरे ये नीचे गया। अगर कोई मानकर चलो ये मेरा फोन यहाँ पे रखा हुआ, अगर हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, हालांकि छोड़ेंगे नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये गति में आएगा, मतलब जितना द्रव्यमान ज्यादा रहेगा वो उतनी गति से नीचे की ओर रहेगा, जितना द्रव्यमान कर रहा है। एक बैग को दो तीन तल्ले से फेंको धीरे 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 धीरे, या कागज को फेंको धीरे धीरे धीरे, रुई को फेंको धीरे धीरे, क्यों भाई, उसके अंदर बांस नहीं है। आप अपने आप को कूद के देखो, या एक गेंद को फेंको, टेनिस बॉल को फेंको, फटाक से वो नीचे आएगा। तो वही है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बल द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के बारे में अगर हम देखें तो कहा गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ईएमएफ बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर ला चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा इन सभी को। कहा गया है कि सेलों के अंदर एकांक धनावेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेलों का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और E इज इक्वल टू, ठीक है, विद्युत वाहक बल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है, E इज इक्वल टू V+IR, ये फॉर्मूला होता है जी। अगर एज ए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे तो आप इसका फॉर्मूला सही सही बताएंगे, ठीक है। और देखिए विद्युत वाहक बल के बारे में जानना है कि विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, बस इसका नाम है। विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि विद्युत वाहक बल, लास्ट में बल लगाओ तो ये कोई एक फोर्स होगा ना जी ना, ये इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका काम क्या है कि सेलों के अंदर, बैटरी के अंदर, सेलों के अंदर एकांक धनावेश को निगेटिव टर्मिनल से उठा के कहां लेके जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाता है। और जितना कार्य बीच में हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल की का ये फॉर्मूला है, ये आपका V+IR इसको बोल सकते हैं, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, कोई बात की बड़ी बात नहीं है। चलिए क्लियर हो गया, डन। चलो जूल का नियम, जूल्स लॉ, जूल का नियम, जूल्स लॉ के बारे में कहा गया है कि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होता है। जूल का नियम जो है, इसके बारे में डेफिनेशन हम कहेंगे कि किसी चालक तार से, जिससे धारा प्रवाहित हो रही, चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा को हम का जो परिमाण होता है। और दूसरा इसमें कहा गया है कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और धारा के प्रतिरोध R के तथा समय का नियत होता है। प्रतिरोध R का समानुपाती होता है, जबकि I² का नियत होता है। समय, अरे इसके बारे में सही, एक सेकंड, ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम फ्लिप करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो लैंग्वेज सही से लिखा हुआ नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आता वो चीज़ हम पढ़ाते नहीं है। इसको हम फिर से लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको एज ए इग्नोर करके चलेंगे, नहीं तो फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से निकाल लो कि जूल का नियम क्या है। इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मैंने गेसिंग करा है तो सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट ही होगा। बस हमें इसका लैंग्वेज पसंद नहीं आया, जैसे हम 2 लाइन पढ़ते हैं ना, तुरंत उसकी औकात पता लगा देते हैं क्वेश्चन की। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, लैंग्वेज सही से नहीं लिखा हुआ है हमारे नोटबुक में, फिर से पढ़ाएंगे बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर बताइए। एन टाइप बहुसंख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एन टाइप में जो होते हैं वो बहुसंख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसमें जो होता है पी टाइप, ये बहुसंख्य आवेश वाहक होल होते हैं। अब ये सर होल क्या है, इसके बारे में हम जब आपको मॉडर्न और ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए कि वो क्या है, हम उसके बारे में आगे बताएंगे। इसमें कहा गया कि अल्पसंख्य आवेश वाहक होल होते हैं, और इसमें कहा गया कि अल्पसंख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो दोनों में अलग, ये बहुसंख्य है, ये बहुसंख्य है, ये अल्पसंख्य है, ये अल्पसंख्य है। तो बहुसंख्य में इधर इलेक्ट्रॉन होगा, बहुसंख्य में उधर होल होगा, अल्पसंख्य में इधर होल होगा, अल्पसंख्य में उधर इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ कहा गया कि पंच संयोजी अशुद्धि, ठीक है, ये एक सेकंड, सही लिखा हुआ है, हाँ धातु लिखा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कहा गया कि संयोजी होस्ट में मिलाया गया है, और इसमें कहा गया त्रिसंयोजी अशुद्धि हेतु संयोजी होस्ट में मिलाया गया। ये लैंग्वेज थोड़ा सा सही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर आप अपने नोटबुक से लेके आ सकते हैं कि सर पी टाइप अर्धचालक क्या है, एन टाइप अर्धचालक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गेसिंग करके भेज रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। नाउ
लाइट पूछता है जी सर प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बताइए। इससे यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफी बार पूछे जाते हैं। व्हाट इज लाइट, तो लाइट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। आपको पता है कि हमारी आंखों की खुद की कोई रोशनी नहीं है, हम सामने वाले लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कहा गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको फ्लिप कर दिए, लेकिन ये पूरा सही है। अगर आप चाहे तो इसका आंसर जो है आप अपने टेक्स्ट बुक से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल आसान है। प्रकाश के संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, बिल्कुल सही बात है। कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही बात है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 nm से 760 nm के बीच है, बिल्कुल सही है। और हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल सही है। और समांगी माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। अब ये समांगी माध्यम क्या है, मैंने क्लास में पढ़ा दिया इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा आपको। कॉपी में नोट करते चलिएगा और एक टेक्स्ट बुक बनाइए। अगर आपको हमारा टेक्स्ट बुक चाहिए तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पे चल रहा है, एक बार टीम से बात करिए, सर हमें नोट्स खरीदना है, हमें नोट्स लेना है, नोट्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए। कम समय में बहुत बेहतरीन हमारी टीम नोट्स देती है। हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोर्स बना होगा 799 का, उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट नोटबुक चाहिए तो नोटबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, जीरोक्स वगैरह सब करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। फोन में भी कॉपी, जब जीरोक्स करवा सकते हैं तो फोन में तो कॉपी हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, ये दिख रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी डिमांडेबल क्वेश्चन पूछा गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु पर पड़ने के बाद टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, प्रकाश के, ये दिख रहा है, हाँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, यानी I = R, सिंपल सी बात है। आने वाले कोण को आपतन कोण, जाने वाले कोण को परावर्तन कोण, और I को आपतन कोण को I से डिनोट किया गया, परावर्तन कोण को R से, तो I = R। और दूसरा कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों एक ही तरह में। आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, और आपतन बिंदु ये हो गया, और इस पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है, अर्थात एक तलीय होता है, और इसे हम प्रकाश का परावर्तन के नियमों को कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये दूसरा नियम हो गया। क्लियर है, कट टू कट क्लियर, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आपको रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है। कहा गया रेडियो एक्टिव विखंडन में स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया जो होती है यहाँ पे स्वतः होती है, खुद से हो जाती है। रेडियो एक्टिव विघटन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया, जबकि नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं बल्कि भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। इसमें स्वतः होता है, उसमें स्वतः नहीं होता है, जबकि भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सब मैंने पढ़ाया नहीं, अभी आएगा क्लास में। इस विघटन को विमुक्त ऊर्जा का परिमाण अल्प होता है तथा अल्फा बीटा कण के साथ वी फोटोन उत्सर्जित होते हैं, जबकि इसमें कहा गया कि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की बमबारी से नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूटता है तथा प्रचंड ऊर्जा के साथ साथ तीव्रगामी न्यूट्रॉन की भी विमुक्त होता है। ये सभी चीजें मैंने अभी क्लासेस में पढ़ाई नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा बाउंस करे तो टेंशन मत लीजिएगा। इस विघटन की दर को कृत्रिम उपायों से परिवर्तित अथवा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय विखंडन की दर को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम मुक्तियों से नियंत्रित या कृत्रिम प्रक्रियाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन की क्लास थी। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए भाई, ऐसे भी आपको हेल्पलाइन नंबर चल ही रहा होगा, नहीं चल रहा है ना, नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा नंबर, एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल हमारी टीम कॉल व्हाट्सएप जो भी करिए सब चलेगा, एक बार यहाँ से कांटेक्ट करके देखिए, बहुत बेहतरीन क्लास होगा, स्पेशल रहेगा आपके लिए। ओके, टेक केयर।